हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वस्थ व्रत के चैप्टर नंबर 11 जो कि है WHO। ठीक है, WHO के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इससे शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा, लॉन्ग नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेल्थ इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली नॉट मैरिली एज एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी बट एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। टू अटेन दिस हाईएस्ट पॉसिबल ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ for all people, international cooperation become an absolute necessity in the wake of 20th century global conflicts and pandemics. देखो, ये जो हेल्थ की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ये WHO की ही है, समझते हो। अब ये कह रहे हैं द WHO was established as the specialized directing and coordinating authority on international health within the United Nations system. आपको पता है वाइवा में तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मेरा वाइवा जो टॉपिक था वो प्राणायाम था, राइट। तो सर ने मुझसे पूछ लिया कि बताओ WHO का कब मतलब लॉन्च एस्टेब्लिश हुआ था। तो मैंने कहा सर 1946 से 47। तो सर कहते तो करीब है। फिर जब मैंने आगे देखा तो 1948 था। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आई एम नॉट परफेक्ट, है ना प्यारे बच्चों। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं हो सकते। और फिर इतना पूरा स्वस्थ व्रत को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। और वाइवा तो हमारा 1 महीने बाद हुआ था एग्ज़ाम के, तो फिर ऐसे टाइम पे याद रखना बहुत मुश्किल है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, एटलीस्ट मैं 46-47 के पास तो थी। मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ। आई एम वेरी पॉजिटिव, है ना। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव रहना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ कि मेरा याद नहीं निकला। इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन। ठीक है, फॉर्मली एस्टेब्लिश कब हुआ था आप याद रख लेना, MCQ में पूछा जा सकता है। Celebrated annually as World Health Day, the WHO is headquartered in Geneva. ठीक है, याद रखेंगे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और जो स्विट्ज़रलैंड को लेकर ना मुझे एक चीज़ याद आती है। आपको पता ही है मुझे YouTube पर लोगों को देखना और सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव, मैं फालतू नहीं देखती। तो ऐसे ही मैंने एक चीज़ सुनी थी कि स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा जापान में और सेकेंड नंबर पर आता है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर सुसाइड बहुत ज़्यादा होती है। सुन रहे हो आप मेरी बात? हाँ, सही सुन रहे हो आप कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा सुसाइड होती है। आप सोच रहे होंगे कि स्विट्ज़रलैंड इतना खूबसूरत है, मतलब हम सोचते हैं कि क्या ज़िंदगी, हम इंडिया में रहकर सोचते हैं इंडिया ऐसा ही है, स्विट्ज़रलैंड क्या ज़बरदस्त है। ठीक है, कितनी सफाई वहाँ पे है, क्या ज़बरदस्त हवा है सब है। बट वहाँ जो नहीं है वो है रिश्ते, नाते, रिलेशंस, प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत इज़ लाइक फैमिली रिलेशंस नहीं है। और इसीलिए डिप्रेशन के चलते वहाँ से लोग क्या हो रहे हैं, ख़त्म, यानी सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान को बाय नेचर क्या है, उसे मोहब्बत चाहिए। जब वो पैदा होता है तो माँ बाप की मोहब्बत मिलती है, भाई बहन की मोहब्बत मिलती है, और बड़े होते होते इंसान पैसों से मोहब्बत करने लगता है, नेचर से हटता है। जब पैसों से मोहब्बत करता है तो रिलेशंस उसके नहीं रहते, और रिलेशंस ना रहने की वजह से वो जाता है डिप्रेशन में। आप जानते होंगे अभी कॉलेज लाइफ में ऐसी चीज़ें मैंने भी फेस की है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो दोस्त हैं कभी कभी मेरे साथ ऐसा, कभी कभी मैं अभी आपको सारी चीज़ तो नहीं बता सकती, शायद वो सही हो अपनी जगह, बट मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ कि ये चीज़ इतना कॉमन क्यों है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम सारे फ्रेंड्स एज अ क्लासमेट हैं हम, तो बैठे होते थे एंड मैं भी उसी सीट पे बैठी हूँ, लेकिन वो मुझे अपनी बातों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना, उनका मेरे से कोई लगाव नहीं है। आई एम फीलिंग आउट ऑफ द कन्वर्सेशन, है ना। और ये चीज़ मुझे इतना डिप्रेस्ड करती थी, बट विद टाइम मुझे उस चीज़ की आदत तो नहीं हुई है। ठीक है, बुरा ऑब्वियसली लगता है कि जो आपके अपने हैं वो आपको इस तरह से जोन आउट कर दे, तो मैंने उन्हीं के साथ रहना ही छोड़ दिया कि मैंने अपनी एक दूसरी दोस्त बना ली है। एंड थैंकफुल टू गॉड कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो डिप्रेशन और टेंशन से मर जाती, क्योंकि हॉस्टल में आप जानते हो आपके पास कोई नहीं होता सिवाय फ्रेंड्स के। आपके फैमिली, आपके भाई बहन कुछ नहीं होता वहाँ पे। आपको सिर्फ लोगों के ज़रिए ही ज़िंदगी वहाँ पे गुजारनी होती है। ज़रूरत है, कभी मजबूरी है, ठीक है, आप इतना अकेले तन्हा रहते हो। ये चीज़ मैंने वहाँ जाके देखी और मुझे पता चला कि व्हाट एक्चुअल द डिप्रेशन इज़। मैंने बहुत करीब से डिप्रेशन को देखा है। सो आप ज़्यादा दोस्ती पे ध्यान मत देना। कॉलेज की दोस्ती नहीं होती है, वो सिर्फ एक मतलब होता है। और ये चीज़ मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स से भी सुनी है
ठीक है। कॉलेज की दोस्ती जस्ट फॉर टाइम पास, जस्ट फॉर मतलब, वो आपके कभी अपने नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, टॉपिक से मैं हट जाती हूँ। कभी कभी मेरा दिल भर आता है इस चीज़ को लेकर कि दुनिया किस तरफ जा रही है, ठीक है। तो सुसाइड मत करो, ज़्यादा डिप्रेशन है तो डॉक्टर से मिलो, किसी अपने से मिलो, ठीक है। मुझे बताओ, मैं आपकी सुन रही हूँ, कोई ना कोई हम दोनों मिलकर हल ज़रूर ढूंढेंगे। वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो और पॉजिटिव लोगों के पास ज़्यादा वक्त गुजारो, जैसे कि पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं। एट द एंड मैंने यही सीखा है कि सिर्फ आपके पेरेंट्स और भाई बहन वो ही अपने हैं और कोई नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे बाहर रहते हैं ना, जो घर में रहते हैं वो शायद मेरी बात से इतना रिलेट ना कर पाए, लेकिन जो बाहर हॉस्टल में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, वो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा मुत्तफिक होंगे। समझते हो, आजकल मुझे उर्दू के काफ़ी वर्ड्स मैं सीख रही हूँ। एक बार मैंने एक वीडियो देखी, ये थोड़ी फ़नी बात है, ठीक है, इस पर हंस सकते हैं, सीरियस बात मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, फिर इमोशनल हो जाती हूँ मैं। तो मैंने देखा कि जनगणना चल रही है ना, तो जनगणना के हम आपके जनगणना को उन्होंने बोला इतना भारी शब्द मैं भूल गई। तो आपके यहाँ हम बोलते हैं आपके यहाँ कितने आदमी हैं, है ना, कितने लोग हो तुम, तो उसने बोला उर्दू में कि आपके यहाँ पे कितने अफराद हैं। मैंने कहा अच्छा लगता है कि अब हम नए शब्द सीखते हैं। तो बाकी संस्कृत अब आ गई है, हिंदी भी इतनी अच्छी से हो गई है जब से BMS में आए हैं, बड़ा पता ही नहीं था कि ऐसे शब्द भी होते हैं, ठीक है। तो मुझे वो अच्छा लगा। और वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि जनगणना को क्या कहते हैं। चले हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा। याद कर लीजिएगा, मैंने इतना सारा आपको बताया तो ये इसीलिए था ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। एंड हाँ, इसे पता मैंने कैसे याद किया था? 7 ट्रिक से याद किया था, लेकिन वो ट्रिक भी 1 महीने में उड़ गई थी, लेकिन अब मुझे वो चीज़ वापस से याद आ गई है नोट्स को देख के। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे याद किया था। देखो क्या है ये, 7 अप्रैल 7, 4 और 1948 तो समझते हो? अच्छा ये नहीं है, 7 4 नहीं, इसकी ऐसी कोई ट्रिक मुझे अभी पता नहीं मैंने क्या बनाई थी, अभी याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं है। तो आप याद कर लेना 7 अप्रैल 1948, ठीक है। द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, ठीक है। द WHO वॉज साइन 22 जुलाई 1946 बाय 61 स्टेट्स कम, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब आता है जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है इससे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, सबसे पहले इसका ऑर्गन क्या होता है? नंबर 1 पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल 194+ मेंबर स्टेट मीट एनुअली इन मई इन जेनेवा। तो सबसे पहले तो 194 मेंबर्स होते हैं और हर साल मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? जेनेवा में। समझ आ गया? अब इसका काम क्या है कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग, सुप्रीम ऊपर की पार्टी है तो वो तो डिसीजन बनाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, डिटरमाइन WHO पॉलिसीज़ क्या है, अप्रूव करती है, बजट देती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखती है एंड इलेक्ट डायरेक्टर जनरल। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूट का मतलब होता है लागू करना। तो इसमें क्या है, 34 टेक्निकल क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं फॉर स्टैगर्ड 3 ईयर टर्म्स, ठीक है। किसके लिए रुकते हैं वो? 3 साल के लिए। इसमें क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब ही क्या है? लागू करना। तो ये लागू करते हैं पॉलिसीज़ को एंड डिसीजंस ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के, एडवाइस ऑन टेक्निकल मैटर्स, प्रिपेयर्स एजेंडा एंड टेक इमरजेंसी एक्शन ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस। जैसे कहीं पर कुछ हो जाए, जैसे कोरोना ही है सब जगह, यहाँ पे क्या इमरजेंसी एक्शंस लिए गए थे बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। सेक्रेटरीट क्या होता है? इंटरनेशनल स्टाफ हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, करेंटली डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम, पता नहीं क्या, ये बुक में नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है, इतना याद भी नहीं करना। प्रोवाइड टेक्निकल ऑपरेशन, इसके भी मेरे पास नोट्स है। अब वो नोट्स मेरे पास वही कहानी है कि मैं घर पे हूँ, नोट्स हॉस्टल में है, तो मैं आपको डिजिटल ही पढ़ा सकती हूँ, अभी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है, मिलेंगे अभी। अगर जब भी मैं जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी, अगर मेरा याद रहता है तब तक, ठीक है। वैसे तो आप इतने सारे बच्चे सारे वीडियोस देख चुके होंगे, उन्हें समझ आ चुका होगा, बिकॉज नोट्स चाहे जो भी है, मेरी बात तो वही रहने वाली है। प्रोवाइड टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ठीक है। इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। गैदर एपिडेमिक प्रोग्राम्स जो बनते हैं, ठीक है, पोलियो का प्रोग्राम है, लेप्रोसी का प्रोग्राम है,
ठीक है, और एपिडेमियोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड पब्लिश ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट्स को पेश करते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WHO, इसके देखो जो हमारे सिलेबस में है वो इन्होंने 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। तो इसमें रीजन अफ्रीकन रीजन, ये मुझे इनके नाम बहुत अच्छे लगते हैं, एमरो, सियारो, बड़े बढ़िया लगता है। तो ये कहाँ है? अफ्रीका है, अफ्रीकन है तो अफ्रीका में होगा ब्राज़ाविले। भाई मेरे से नाम नहीं पढ़ने आते, मैंने तो अफ्रीका याद किया था, ठीक है। चलिए, तो ये क्या करता है, ये आप पढ़ लेना कि क्या करता है। इसमें आता है अमेरिका में एमरो, वाशिंगटन DC USA में, ये ऐसे नाम अच्छे लगते हैं, USA DC वाशिंगटन, जो पढ़ा जा सके, है ना। ये पता नहीं क्या लिखा है, मेरे से तो नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया रीजन सियारो, जो कि हमारे न्यू दिल्ली इंडिया में है। ये चीज़ देखो, नाम क्या ज़बरदस्त है। होम टू क्वार्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन, फोकस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इंटीग्रेशन, MCH, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, नेग्लेक्टेड टॉपिकल डिसीज, टॉपिकल यूरोप, क्या बढ़िया नाम है, यूरोपियन, डेनमार्क, ये ऊपर पता नहीं क्या लिखा है, एजिंग पॉपुलेशन, सबके अलग अलग जैसे देखो इन्होंने कहा है कि की फोकस एरियाज, जो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे वही तो होगा। हमारे यहाँ पे MCH की ज़रूरत है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, तो हम वही करेंगे ना। एमरो क्या है? इजिप्ट में, इसे एमरो, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, तो इसमें क्या है? इमरजेंसी हेल्थ, वो सारी चीज़ें जो उन्हें ज़रूरत है। वेप्रो, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। Now next topic we are going to talk about is core work and function of WHO. चलिए, तो सबसे पहला आता है ग्लोबल डिसीज सर्वेलेंस एंड एपिडेमिक रिस्पॉन्स। अरे ये क्या हुई, ये क्या हुआ? अपडेट हो के ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन करना है हमें। So global disease surveillance and epidemic response operated the global outbreak alert and response to track the contained infection disease outbreak like COVID-19। आपके सामने जो एग्जाम्पल रहा है उसे समझना, उस चीज़ से हमें सारी सिचुएशन इजीली बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं, ठीक है। ये तो एक फ़ायदा हुआ है पढ़ाई को लेकर, वरना हम कभी उसे रिलेट नहीं कर सकते थे। नॉर्मेटिव गाइडेंस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग्स, ये देखो बहुत धोखा करता है मेरा पेन, देखो। गुड। एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बायोलॉजिकल सब्सटेंस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथ के लिए क्या किया जाता है? असिस्टिंग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन बिल्डिंग रोबस्ट प्राइमरी, PSC बनाओ सबसे पहले तो उन कंट्रीज़ में जो क्या है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। एंश्योरिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, देखो जहाँ हेल्थ आपको मिलेगी वहाँ पे, मतलब जहाँ पे आपको कम पैसों में जो सर्विसेज मिलेंगी वहाँ पे चाहिए आपको कि PHC बनाओ, ठीक है, ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें, अपनी बीमारी शेयर कर सकें। मैटरनल चाइल्ड एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर्मुलेटिंग हमारे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी को हमें कम करना है। एडवाइस, देखो हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस हैं मेल न्यूट्रिशन के, तो इसलिए हमें चाहिए कि न्यूट्रिशन हमारा अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ या पॉल्यूशन, वाटर सैनिटेशन, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी एर्गोनॉमिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वेरियस इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। तो ये सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसीज, यूनिसेफ इसमें आता है, UNFPA, UNAIDS एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि मैंने खुद क्या पढ़ा था मुझे भी नहीं पता। प्यारे बच्चों देखो, मैं भी आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ और ये वाला चैप्टर मुझे इतना पसंद नहीं था। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको ऊपर बता दी है, और ये चीज़ मैंने बहुत मतलब ऊपर से पढ़ा था, तो इस तरह से नहीं पढ़ा था कि आपको पढ़ा सकूँ डिटेल से। सो आई एम रियली सॉरी, बट इट्स ओके, है ना, कभी कभी हो जाता है। लेकिन पता है आपको, जब आप मुझे मैम कह के बुलाते हो, इट्स फील्स लाइक अमेजिंग। पता है, मज़ा आ जाता है कि हाँ बच्चे, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। लेकिन जब रिस्पेक्ट आप देते हो तो मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रही हूँ, ठीक है, सही फील्ड में मैंने कदम रखा है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
NGOs चलते हैं। NGO के नाम आप देख लेना। रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे यहाँ पे है, जिसका नाम मैंने सुना है, बाकी का तो मुझे भी नहीं पता, यही मैंने पढ़ा था। कंट्रीब्यूशन ऑफ WHO आयुर्वेद का, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है, आप बस इसे पढ़ लीजिएगा, इतना ही था प्यारे बच्चों। ये कोर वर्क्स आप इसके याद कर सकते हो, है ना, इसके कोर वर्क्स याद कर लेना।